स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BH स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 के बारे में, जो कि आपके समकालीन विश्व राजनीति वाली बुक्स है। तो आज की ये वीडियो बिल्कुल न्यू सिलेबस पे आधारित होगी, यानी बिल्कुल हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे इस चैप्टर को। मैं आप सभी को बता दूं, जो आपका पॉलिटिकल साइंस में जो छठा चैप्टर था, जिसका नाम था पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अब CBSE ने उसका नाम बदल के रख दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके संगठन। ठीक है, तो ये आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो हमें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम है। चाहे तो आप जो है CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये पार्ट 1 की वीडियो है, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके और भी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम पार्ट 2 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UN। कई बार आपसे जो है UN या फिर UNO कहा जाएगा, तो UN और UNO एक ही है। ठीक है, कोई अलग नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना करने का, किसी भी संगठन के स्थापना करने का उद्देश्य ये सेम होता है कि शांति रखना, शांति बनाए रखना विश्व में। ठीक है, सहयोग की भावना को स्थापित करना, और तो और व्यापार को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास करना, ये सभी का उद्देश्य होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऐसे ही जो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था, इसमें आपको बता दूं टोटल इसमें 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, और तो और ये जो है यूनाइटेड नेशन का जो है ये सिंबल है। ठीक है, इनका ये झंडा है, जिसमें आप देख सकते हैं बीच में जो है आपको ये वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा होगा, वर्ल्ड का नक्शा। तो ये जो वर्ल्ड का नक्शा, ये पूरे 193 मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें जो है इतने बड़ी तादाद में देशों की संख्या है, यानी इसमें सदस्य देश काफ़ी ज़्यादा है। और इसके बाहर जो आपको ये पत्तियां दिखाई दे रही है, ये जैतून की पत्तियां हैं। ठीक है, ये जैतून की जो पत्तियां आएंगी, ये विश्व शांति का प्रतीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। आप देखते हैं ये क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप जानते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो कि 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इसमें जो है पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था जो है चरमरा गई थी। यानी कि सभी को समझ में आ गया था कि युद्ध से जो है कोई भी लाभ नहीं होता है, इनफैक्ट हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है सभी, भले ही जो विजयी राष्ट्र थे उनकी भी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी थी। तो ऐसे में जो कुछ देशों के सदस्यों ने एक संगठन का निर्माण किया, और इसका निर्माण करने का जो उद्देश्य था वो था कि द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना। ठीक है, कि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। पहला विश्व युद्ध तो हो गया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए जो है कई देशों ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया, जिसे कहा गया लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, ये जो लीग ऑफ नेशंस है, इसका निर्माण किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है इस लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया था। इसका उद्देश्य सिंपल था। इसका उद्देश्य था कि प्रथम विश्व युद्ध तो हो गया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, क्योंकि विश्व युद्ध से जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान सभी को होता है। तो इसका उद्देश्य यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। लेकिन आप भी जानते हैं कि 1939 से 45 के बीच में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो जाता है। और आप जानते हैं कि ये आप ध्यान से अंदाजा लगाओगे तो ये 20 साल भी नहीं टिका। 20 साल के अंदर ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है उतना सफल संगठन नहीं रहा, ये उतनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाया। जब जर्मनी ने, आप जानते हैं जर्मनी जब पोलैंड पर हमला करता है तो द्वितीय विश्व युद्ध की स्टार्टिंग हो जाती है। तो जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, फिर भी ये जो लीग ऑफ नेशंस के जो जितने भी सदस्य देश थे, उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिर जब जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया, फिर भी लीग ऑफ नेशन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो आप देख सकते हैं उसके बाद से जो है द्वितीय विश्व युद्ध की स्टार्टिंग हो जाती है और जो पूरा वर्ल्ड होता है ये 2 गुटों में बढ़ जाता है, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। ठीक है, आयु आपको इतना पता होना चाहिए। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया, आप जानते हैं कि परमाणु बम के साथ जो है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, तो फिर दोबारा से सभी नेशंस के, जितने भी नेशंस के जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके दिमाग में आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया, प्रथम विश्व युद्ध भी हो गया, तो ये जो लीग ऑफ नेशन था ये कुछ भी कारगर साबित नहीं हुआ इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में। तो ऐसे में क्या हुआ, तो ऐसे में इसमें जो उतनी बड़ी महाशक्तियाँ शामिल नहीं थी। ठीक है, इसलिए ये सफल नहीं हो पाया। ठीक है, और जर्मनी, जापान और इटली जैसे महाशक्तियों को ये नहीं रोक पाए, और द्वितीय विश्व युद्ध हो ही गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब सभी मेंबर्स ने ये सोचा कि अब तृतीय विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए जो है जितने भी विश्व के जितने भी महाशक्तियाँ थी, सबने एक
संगठन बनाया और उस पर हस्ताक्षर किया, और एक और संगठन का निर्माण हुआ जो कि लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकार में ही बनाया गया था। उसी के बदले में जो है एक और संगठन का निर्माण किया गया था जिसका नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य भी यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध तो हो गया लेकिन तृतीय विश्व युद्ध ना हो। आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध 1945 से लेकर, ठीक है, अब तक 2022 तक इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर को नहीं होने दिया। आप देख सकते हैं कितना लंबा टाइम पीरियड तक ये खींच गया, लेकिन अभी तक जो है एक भी तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ। तो आप जानते हैं, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ये कारगर साबित हुआ। लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये किस प्रकार जो है उतनी बड़ी शक्ति भी नहीं है। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो यूएनओ था यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी जो स्थापना हुई थी मैंने अभी आपको बताया था 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। कि भारत की बात की जाए, जब भारत जो है इसमें 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था, ठीक है, यानी इसका संस्थापक देश जो है भारत भी है। इसकी स्थापना करने वाले देशों में भारत भी इंक्लूड रहेगा, जो कि 6 दिन बाद यानी 30 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ था इसमें टोटल बात की जाए तो वर्तमान में जो है इसके 193 मेंबर्स होंगे। आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम देश कौन सा, यानी नया देश कौन सा बनाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो आप लिख सकते हो दक्षिणी जो सूडान है जो बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूनतम देश है, नवीनतम देश है। संस्थापक देशों की बात की जाए तो 51 जो है इसके संस्थापक देश होंगे, लेकिन पहले जो है 15 थे, लेकिन जो 91वां जो देश था वो पहले पोलैंड बना। फिर इसके बारे में आप जान लीजिए, इसका जो प्रतीक है जो कि मैंने आपको बता रखा है, इसके बीच में आपको जो है दुनिया का नक्शा दिखाई देगा जो कि सभी इन 193 मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो आपको इसके चारों ओर ये जो जैतून की पत्तियां दिखाई दे रही है, ये जो जैतून की पत्तियां हैं ये विश्व शांति का प्रतीक है। तो इसका उद्देश्य भी यही है कि विश्व शांति को बनाए रखना, आर्थिक विकास करना, सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य लगभग में यही होता है, ठीक है। आई होप आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप दोबारा से जान लेते हैं कि ये क्या था। तो मैंने अभी आपको बता दिया था, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ था ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, संगठन है, ठीक है, क्योंकि अभी है, जिसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें भारत जो है वो 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। वर्तमान में 193 मेंबर्स होंगे। दक्षिणी सूडान जो है इसका नवीनतम देश है। ये सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। संस्थापक देशों की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था 50 जो है देश ऐसे थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि 24 अक्टूबर 1945 में जो है 50 देशों ने मिलकर एक टेबल पर बैठे और उन्होंने इस संगठन को मान्यता दी, इस संगठन पे हस्ताक्षर किए, ठीक है। ये जो अटलांटिक चार्ट था उस पर हस्ताक्षर किए। और जो 91वां जो देश था वो पोलैंड बना था। और बात की जाए कि इस तरह से जो यूनाइटेड नेशन हैगा उसमें टोटल 51 मेंबर्स ऐसे होंगे जो कि यूनाइटेड नेशन के संस्थापक देश कहे जाते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये कोई भी यूनाइटेड नेशन, और ये जो यूनाइटेड नेशन बना था तो इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उससे पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि इसमें जो है कुछ भी नहीं रखा है युद्ध में, केवल और केवल इससे नुकसान ही होता है, नुकसान के अलावा जो है कुछ नहीं होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में बहुत ही ज़्यादा देशों की अर्थव्यवस्था जो है चरमरा गई थी। तो ऐसी स्थिति में तो एक ऐसे संगठन की आवश्यकता पड़ी जो कि इन जो विश्व युद्ध है उसको रोका जा सके। तो ऐसे में एक ऐसे संगठन की आवश्यकता पड़ी जो कि इसे रोक सके और शांति बना सके, सहयोग की भावना को स्थापित कर सके। तो इसी के बाद यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है जिसका उद्देश्य होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकना। तो शुरुआत में तो ये अच्छा काम कर रहा था लेकिन इसने द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। मैंने अभी आपको कहानी बता दी थी कि जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया फिर भी लीग ऑफ नेशन देखता रह गया, और जब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया तो भी लीग ऑफ नेशन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो इस प्रकार जो लीग ऑफ नेशन था ये बहुत ही कम समय तक जो है कामयाब रहा, लेकिन उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। लेकिन जब जैसे द्वितीय विश्व युद्ध भी हो जाता है तो लोग जो सभी देश थे उनको दोबारा से ऐसा महसूस होने लगा कि लीग ऑफ नेशन जो है उतने मजबूत संगठन नहीं है। तो इसी के नाम पे जो है यानी इसी का उत्तराधिकारी बना के एक और नेशन का निर्माण किया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम रख दिया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी महाशक्तियों को शामिल किया गया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी।
अब हम पढ़ते हैंगे कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है या फिर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती हैगी। तो मैंने आपको बता रखा है, सबके कॉमन पॉइंट ही होते हैंगे, आप डाल सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट हैंगे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बनाने के उद्देश्य, या फिर अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है, तो आप लिख दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान के लिए, युद्ध ना हो इसके लिए, और तो और सभी देशों के आर्थिक विकास के लिए। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या फिर महामारी आ जाए तो उसमें सभी देश जो है एक दूसरे की सहायता करते रहें, ठीक है, और उस समस्या से निपटें। ग्लोबल वार्मिंग को भी निपटाना, ठीक है, सहयोग को बढ़ावा देना, और तो और एक दूसरे देशों की सहायता करना इसका उद्देश्य होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो अब बात करते हैं कि यूएनओ का विकास किस प्रकार हुआ, यानी कि यूएनओ का जो है निर्माण किस प्रकार हुआ, इसके क्रम क्या था, यानी कि इसका क्रमबद्ध तरीका क्या था, किस तरह से ये धीरे धीरे करके निर्माण हुआ इसका। तो मैं आपको बता दूं 14 अगस्त 1941 में, ठीक है, रूजवेल्ट जो है ये यूएसए के थे, और जो चर्चिल थे ये थे आपके यूके के थे। तो इन दोनों ने जो है अटलांटिक चार्ट पे हस्ताक्षर किए, और इन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता हैगी जो कि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक सके, और तो और भविष्य में कोई और वर्ल्ड वॉर ना हो इसको सुनिश्चित कर सके, ठीक है। तो इन्होंने हस्ताक्षर किए दो देशों ने। तो ऐसे ही जब इन दो देशों ने हस्ताक्षर किया अटलांटिक चार्ट पे, तो ऐसे ही धीरे धीरे जो है और भी मित्र राष्ट्र, जो 26 मित्र राष्ट्र के समर्थक थे, उन्होंने भी वॉशिंगटन में एक बैठक बुलाई गई, और उसमें भी उन्होंने सबने मिलकर इस चार्ट पर जो है हस्ताक्षर किए। और दिसंबर 1943 में क्या हुआ, दिसंबर 1943 में यूएनओ की घोषणा कर दी जाती है कि यूएनओ नामक संस्था बनेगी, ठीक है। और फरवरी 1945 में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, ठीक है, मैंने बताया था रूजवेल्ट जो कि यूएसए के थे, चर्चिल जो कि यूके के थे, और स्टालिन जो कि यूएसएसआर के थे। तो ये तीन महाशक्तियाँ थी उस समय। तो इन तीनों महाशक्तियों का एक सम्मेलन रखा गया, और ये निर्णय लिया गया कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाएगा। और 25 अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में जो है इस यूएनओ का पहला सम्मेलन हुआ, जो कि 2 महीने तक चला। और 26 जून 1945 को यूएनओ चार्ट पर 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया, और जो 91वां देश था वो था पोलैंड, जिसने 15 अक्टूबर को इस पर हस्ताक्षर किया। और टोटल जो है 51 मेंबर्स थे, जो कि इसके संस्थापक देश कहे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वर्तमान में इसके 193 मेंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं ये जो यूएनओ है इसके कौन कौन से अंग हैं, या फिर इसकी संरचना किस प्रकार की है, या फिर इसके भाग कौन कौन से होंगे। तो इसके अंगों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ये आपके जो है सिलेबस में भी मेंशन है, आप जाके भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यूएनओ के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं, तो पहला आएगा हमारा जनरल असेंबली, जिसका जो हेडक्वार्टर रहेगा वो आएगा आपका न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और जो दूसरा आएगा वो आएगा सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, जिसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। तो तीसरा आएगा वो आएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो मुख्यालय आएगा वो हैग यानी नीदरलैंड में है, ठीक है। आपको ये जो है ऑस्ट्रेलिया के नीचे ही मिलेगा। और जो इसका अगला अंग है, चौथा अंग है, वो आएगा सचिवालय। सचिवालय का जो मुख्यालय है वो भी आएगा आपका न्यूयॉर्क में। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्रमुख अंग हैं उनमें से ज़्यादातर के जो मुख्यालय हैं यानी हेडक्वार्टर है वो ज़्यादातर आपको यूएसए में ही मिलेंगे। न्यूयॉर्क जो है ये यूएसए में है। जो न्यास परिषद हैगा, ठीक है, इसको अब वैसे 1944 में जो इसे क्लोज कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया अभी के लिए। और जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है इसका भी जो मुख्यालय है वो आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो इन सबको एक एक करके डीपली तरीके से जानते हैं। मैं आप सभी को बता दूं ये जो आपका जनरल असेंबली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सुरक्षा परिषद ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये तीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंग होंगे यूएनओ के। बाकी अगर आपको ये तीन समझ में उतने अच्छी तरह से ना आए तो भी चल बन जाएगा, लेकिन इनमें से ही ये ऊपर के तीन में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो है ऊपर के तीन पे ज़्यादा फोकस करना है और अच्छे से इसे समझना है। बाकी सबके बारे में आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान लीजिए, जैसे कि आप सचिवालय के बारे में जान लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये जो सचिवालय है इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएगा, जो कि अमेरिका में है। आप देख सकते हैं ये बड़ी बिल्डिंग, ठीक है, ये आएगी आपकी सचिवालय। तो इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में आएगा। और
जो ये सचिवालय होता है इसका जो प्रमुख होता है जिसे कहा जाता है महासचिव, और इसके साथ साथ जो है अन्य स्टाफ भी होते हैं जो कि इस संगठन के जो है कार्य को करते हैं। नियुक्ति की बात की जाए तो जो महासचिव होता है इसकी जो नियुक्ति की जाती है ये सुरक्षा परिषद की सलाह पे की जाती है, ठीक है। और तो और आम सभा यानी जनरल असेंबली के द्वारा की जाती है 5 साल के लिए केवल। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो केवल और केवल 5 साल के लिए होता है। जो हमारे प्रथम महासचिव बने थे जिनका नाम था ट्रिगली, तो वो जो थे वो नॉर्वे के थे। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में एंटोनियो हैंगे जो कि नवे हमारे जो यूनाइटेड नेशन है उसके महासचिव हैं, ठीक है। और ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। तो आई होप आपको सचिवालय के बारे में 2-3 फैक्ट याद हो गए होंगे। तो अब बात करते हैं न्यास परिषद की। ये जो न्यास परिषद है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये न्यास परिषद है, ठीक है। तो इसका भी जो मुख्यालय है तो इसका जो उद्देश्य है, जैसे कि आप जानते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें जो पराजित देश हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, और तो और उनकी जो संपत्ति थी वो विजयी राष्ट्रों ने बांट ली थी। जैसे कि आपने जर्मनी के बारे में देखा था, जब जर्मनी का जो है टुकड़ा हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, एक जो पूर्वी जर्मनी था वो ऑस्ट्रेलिया यूएसए के गुट में चला गया। तो जो पश्चिमी जर्मनी था वो जो पूर्वी था वो पूर्वी जर्मनी यूएसएसआर के और पश्चिमी जर्मनी यूएसए के नेतृत्व में यूएसए के गुट में चला गया था। तो ऐसे में जो भी ऐसे बहुत सारे जो हारे हुए देश थे उनकी संपत्ति को लौटाना इसका उद्देश्य रहेगा इस न्यास परिषद का। और इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारना इसका उद्देश्य है कि इसका काम ही है कि सभी की अर्थव्यवस्था को सुधारना। इसमें टोटली जो है 11 मेंबर्स रहेंगे, 11 देश इसमें शामिल हैं। और 1 नवंबर 1991 में जो है इसको स्थगित कर दिया गया था, यानी इसे अभी के लिए रोक दिया गया था, समाप्त नहीं किया गया है, इसे केवल और केवल रोक दिया गया है। तो आपको याद रखना है 2-4 चीज़ें आएंगी, बस इतनी याद रखनी है आपको, ठीक है। न्यास परिषद के बारे में कि इसका काम क्या होता है, जो भी पराजित राष्ट्र रहेंगे उनकी संपदा को, उनकी जो संपत्ति है उनको लौटाना, ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्था को ठीक करना। और तो इसमें टोटल 11 मेंबर्स रहेंगे। 1 नवंबर 1991 को जो है इसे स्थगित कर दिया गया है, लेकिन समाप्त नहीं किया गया है। तो ये भी अभी भी इसका अंग है। जो आपका थर्ड है वो है आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से संबंधित होगा, यानी कि आर्थिक और सामाजिक विश्व में जितने भी भेदभाव हैं उनको सुधारने का ये काम करेगा, उस पर ये काम करेगा, उस पर ये फोकस करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो मुख्यालय है ये अभी आपका न्यूयॉर्क में है। और जो इसका प्रमुख काम होता है इसमें टोटल जो है 54 सदस्य हैं। इनका जो अध्यक्ष होता है जिसकी जो नियुक्ति की जाती है वो महासभा के द्वारा की जाती है 3 वर्ष के लिए। इनका जो कार्यकाल होता है इसके अध्यक्ष का वो 3 साल का होता है। और तो इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया है कि ये ऐसे चीज़ों पे काम करते हैं, ऐसे कार्यों पर फोकस करते हैं जो कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से जुड़े हुए होते हैं। तो इनका काम ही होता है लोगों की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारना, उसकी अर्थव्यवस्था को बिल्ड करना। और इसी के अंतर्गत जो है आपका यूनेस्को, ILO, ठीक है, FAO और यूनिसेफ आ जाते हैं। ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ मैं इसके बारे में, हालांकि पार्ट 2 की वीडियो में हम इन सभी को जो है डिटेल में जानेंगे। ये जो यूनेस्को है आप जानते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, जो कि प्राचीन जो भी चीज़ें हैं उनका सर्वेक्षण करते हैं और तो और एजुकेशन पे ये काम करते हैं। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या काम करता है ये एक ऐसी संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जांच करती है कि सभी देशों में लेबर की कंडीशन किस प्रकार की है। अगला आएगा FAO की फुल फॉर्म है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर कोई गरीब देश है उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है तो ये जो है अपने में से अनाज को जो है उस देश को देता है, ठीक है। और जो है यूनिसेफ का काम होता है ये सीधा लिखा है यहाँ पर भी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यानी कि ये जो चिल्ड्रन के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है और ये फंड देशों को देता है बच्चों के विकास के लिए। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा इसके बारे में। अब जो हमारा ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे 100% नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो इसका मुख्यालय मैंने आपको बता रखा है हैग में इसका मुख्यालय है जो कि आपका नीदरलैंड में है, ठीक है। और जो इसके न्यायाधीश होते हैं ये 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए। और जो प्रत्येक न्यायाधीश होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष के लिए होता है। नियुक्ति की बात की जाए तो आम सभा के द्वारा और सुरक्षा परिषद के बहुमत से जो है इनका चुनाव किया जाता है, इनकी नियुक्ति की जाती है। आई होप आपको इतना 4 पॉइंट इसके बारे में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़े थोड़े पॉइंट याद रखने होंगे, काफ़ी होंगे।
और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आम सभा, जनरल असेंबली। जैसे कि आप जानते हैं भारत जैसे देश में भी जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर एक संसद होती है। तो संसद का काम क्या होता है? संसद का काम होता है नियम कानूनों को बनाना। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये यूएनओ बनाई गई है, जिसका उद्देश्य होता है नियम कानून को बनाना, और सभी जो देश होते हैं वो इनका पालन करते हैं। यूएनओ के द्वारा दिए हुए कानूनों का पालन करते हैं सभी देश। तो ऐसे ही इनकी एक सभा है, जैसे हमारे में होता है ना संसद में लोकसभा होती है, तो ऐसे ही यूएनओ में एक महासभा है जिसे कहा जाता है जनरल असेंबली। तो इसमें भी बिल्कुल वैसी होती है, वोटिंग होती है इसमें भी। और इसमें जो वोटिंग होती है उसमें हर एक देश को जो है एक वोट प्राप्त होता है, यानी इसमें 193 मेंबर्स होंगे, तो इसमें 193 वोट्स भी होते हैं और सबको जो है एक एक वोट प्राप्त होता है। इसका जो सम्मेलन होता है वो हर साल होती है इसकी बैठक, ठीक है। और इसका जो निर्णय लिया जाता है ये 2/3 बहुमत के द्वारा लिया जाता है, यानी कि 193 टोटल मेंबर्स हैं। अगर उसमें से 121 सदस्यीय देशों ने किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए मंजूरी दे दी तो वो जो प्रस्ताव है वो पारित हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे कि संसद है अपना, लोकसभा है, वो क्या है, विवाद का मंच है, यानी यहाँ पर भी जो है विवाद किया जाता है, चर्चा विचर्चा की जाती है यहाँ पर भी। और इसका मुख्यालय मैंने आपको बता रखा है न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसे जो है लघु संसद भी कहा जाता है। और इसकी जो हर साल जो बैठक होती है वो सितंबर के महीने में होती है, यानी कि अभी जो इसकी बैठक होने वाली है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस साल यानी 2022 में जनरल असेंबली, यूएनओ के जनरल असेंबली की मीटिंग कहाँ पर होगी, बैठक कहाँ पर होगी, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 1 साल के लिए होता है। आप भी जानते हैं जो भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी यूएनओ जनरल असेंबली की, तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा सुरक्षा परिषद। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना है हमें। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। अब ये सुरक्षा परिषद क्या होती है, तो मैं आपको बता दूँ सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनओ में जो है सुरक्षा परिषद है जिसमें जो है 15 टोटल देश हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जो आपका न्यास वाला था उसमें आपके 15 देश थे, ठीक है। जो आपका ये जनरल असेंबली था इसमें 193 मेंबर्स थे। तो ऐसे ही ये जो सुरक्षा परिषद है इसमें केवल और केवल 15 देश शामिल होंगे, और तो इन 15 देशों में से 5 देशों को जो है वीटो पावर प्राप्त है, और बाकी जो 10 देश हैं उनको वीटो पावर प्राप्त नहीं है। और ये जो 5 देश हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है ये स्थायी सदस्य होंगे, और जो 10 हैं वो उनको वीटो पावर प्राप्त नहीं है, वो अस्थायी सदस्य हैं। इनको अभी हम जानते हैं। ये आप देख एक सेकंड, ठीक है। तो इसके टोटल जो है इसमें 15 मेंबर्स होंगे, जिसमें से जो 5 मेंबर्स होंगे उनको स्थायी सदस्य देश कहा जाता है, और जो 10 मेंबर हैं उन्हें अस्थायी सदस्य देश कहा जाता है। ये जो 5 स्थायी सदस्य मेंबर होंगे इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब होता है निषेधाधिकार, यानी कि किसी निषेध का मतलब ये होता है किसी चीज़ को मना कर देना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी क्लास में पार्टी हो रही है, ठीक है, तो पार्टी में से सभी बच्चों ने बोल दिया कि हाँ सर पार्टी होगी आज, लेकिन जो टीचर है अगर उसने बोल दिया कि नहीं आज पार्टी नहीं होगी, तो वो मतलब पूरा कैंसिल ही है वो पार्टी। तो ऐसे ही होता है निषेधाधिकार, यानी किसी भी चीज़ को मना करने का अधिकार। तो वो जो है केवल 5 सदस्यीय देशों का है। कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि टोटल 193 मेंबर्स होंगे, अगर उसमें से 121 सदस्यों ने किसी भी प्रस्ताव को पारित कर दिया, ठीक है, मान ले लो चलो 121 छोड़ो, अगर 192 मेंबर्स ने भी इसको कोई प्रस्ताव आया, ठीक है, और 193 में से 192 मेंबर्स ने भी अगर इसको पारित कर दिया कि बोल दे कि हाँ भाई ये जो है प्रस्ताव पारित होगा, लेकिन अगर एक सदस्य इसको पारित करने से इनकार कर देता है और अगर वहीं एक सदस्य जो है इन वीटो कंट्री में से एक होता है तो वो जो प्रस्ताव होगा वो पारित नहीं होगा, वो मना हो जाएगा, ठीक है, वो उसका जो है उसे पारित नहीं किया जाएगा। और ये जो वीटो पावर है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पावर रहेगी, ठीक है, जो कि केवल 5 कंट्रीज़ के पास है। कौन कौन सी? तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस के पास है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वही राष्ट्र हैं जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में जीते थे। अब इनकी कहानी मैं बताता हूँ आपको। तो जैसा कि आप जानते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जो कि 1939 से 45 के बीच में हुआ था, तो ऐसे में जो पूरी दुनिया थी वो 2 गुटों में बट गई थी। आप जानते हैं जो पूरी दुनिया थी वो 2 गुटों में बट गई थी, और ऐसे में जो मित्र राष्ट्र थे जिसके सदस्य देश थे यूएसए, यूएसएसआर, यूके और फ्रांस। अभी आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर यहाँ पर रूस क्यों नहीं लिखा है आपने, तो मैंने आपको बता रखा है सेकेंड चैप्टर में कि 1922 से ही जो है यूएसएसआर का गठन हो जाता है, और 1922 से ही जो है यूएसएसआर बन जाता है, और 1949 में 1991 में जो है इसका विघटन होता है। तो इधर तक जो है आपका
यूएसएसआर ही था। ठीक है, तो यहाँ पर यूएसएसआर था। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से सदस्यी देश थे? तो यूएसए, यूएसएसआर, यूके और फ्रांस इसके सदस्यी देश थे। और दूरी राष्ट्रों की बात की जाए तो इसमें आप जानते हैं इटली, जर्मनी और जापान जो इसके सदस्यी देश थे। तो आप जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें ये जो मित्र राष्ट्र इनकी विजयी हुई थी। ठीक है, हालांकि जो इन्हीं में से ये 4 तो प्रमुख थे, लेकिन इनके अंदर में से भी बहुत से ऐसे सदस्यी देश थे जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेते और वो भी विजयी राष्ट्र थे, यानी मित्र राष्ट्रों के साथ थे। तो कौन कौन से? उसमें जो है चीन भी शामिल था, भारत भी शामिल था, लेकिन चीन का जो प्रभुत्व था वो काफ़ी कम था, भारत का जो प्रभुत्व था वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि चीन था वो जापान से लड़ाई कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो जो विजयी राष्ट्र होते हैं कौन कौन से? तो यूएसए, यूएसएसआर, ठीक है, जो कि बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो इसकी जो वीटो पावर होती है ये उत्तराधिकारी के रूप में रूस को मिल जाती है। ठीक है, तो यूएसए, यूएसएसआर, यूके और फ्रांस। ठीक है, इसके अलावा जो चाइना हैगा उसको भी ये वीटो पावर मिल जाती है। अब आप बोलोगे सर चाइना को क्यों मिली? भारत भी तो था मित्र राष्ट्रों के साथ। तो मैं आपको बता दूं, भारत को जो है इन देशों ने ऑफर किया था कि आप भी जो है हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ जो है मिल जाइए, आपको ये वीटो पावर मिल जाएगी, लेकिन भारत ने इसे इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, तो उस समय को जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ये सोचा कि उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, हम अभी आज़ाद हुए थे, तो ऐसे हमारी जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। तो इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डाउन थी कि हम जो है अपनी सेना के ऊपर भी अच्छी तरीके से उसकी रख रखाव के लिए भी अच्छा खर्च नहीं कर पा रहे थे। तो हम जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फंड कहाँ से दे सकते थे, उनकी बजट कैसे दे सकते थे। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो जिनको भी स्थायी सदस्य प्राप्त हैगा, यानी स्थायी सीट प्राप्त है, तो उनको जो है यूएनओ की कुल बजट का जो है 7% देना पड़ता हैगा। और आप नोट डाउन कर लीजिए, ये जो यूएसए है ये सबसे ज़्यादा बजट देता है, उसके बाद जो है चाइना सबसे ज़्यादा बजट देता हैगा यूएनओ को। ठीक है, तो भारत को भी ऑफर किया था, लेकिन भारत जो है उस समय काफ़ी ज़्यादा उस समय बेकार कंडीशन में था, उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। यहाँ तक कि जो भारत के जो सैनिक थे उनको ठंड में लड़ने के लिए उनके पास जूते तक नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कितनी बेकार स्थिति थी उस समय हमारी। लेकिन आज देखी जाए तो आज जो है इंडिया काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर रहेगा और काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, तो भारत को जो है उसके बाद भी 2 बार मौका मिला था। 1950 में भी जो है यूएसए ने जो है 1950 में भी भारत को ऑफर किया था कि आप जो है शामिल हो जाइए। ठीक है, इसके अलावा जो यूएसएसआर था उसने भी भारत को दोबारा से ऑफर किया था 1955 में। अब भारत इस समय क्यों नहीं शामिल हुआ, इसका एक सेकंड रीज़न भी था, क्योंकि जब 1950 में आप जानते हैं कि 1945 के बाद में शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि गुट बंटने लगते हैं। तो ऐसे में जो भारत था वो किसी के भी गुट में नहीं जाना चाहता था। तो ऐसे में जो भारत था वो गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था उसने, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया था, यानी नाम। ठीक है, तो इसमें क्या था, वो किसी के गुट में नहीं जाना चाहता था। तो ऐसे में जब 1950 में भारत को जब ऑफर किया यूएसए ने, तो ऐसे में अगर वो उसके फेवर में चले जाता तो ऐसे में माना जाता कि भारत जो है वो गलती कर रहेगा। उसने कहा है कि वो किसी के भी गुट में नहीं रहेगा और अब जो है वो यूएसए के गुट में जा रहा है। तो ऐसे में जो है काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर दबाव बढ़ सकता था भारत के ऊपर। और ऐसे ही 1955 में जब यूएसएसआर ने भारत को ऑफर किया तो उस समय भी जो है भारत ने इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा लगता कि वो यूएसएसआर के गुट में जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक कारण था महत्वपूर्ण। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि भारत ने उस समय क्यों नहीं लिया। आज जो है भारत इसकी मांग कर रहा है कि भारत को भी जो है स्थायी सदस्यी सीट दे दी जाए, क्योंकि भारत जो है अब काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है और उसको ही मिलनी चाहिए ये पावर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो वीटो पावर है ये 5 सदस्यी देशों के पास है। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 देश होंगे। ठीक है, और 15 देशों में से 5 को जो है, जो आपको ये रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, इनको वीटो पावर प्राप्त है। और ये जो बाकी 9 है और बाकी जो 10 है इनको वीटो पावर प्राप्त नहीं है, अस्थायी सदस्यी देश है, यानी इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष के लिए होता है मात्र। ठीक है, और ये जो है परमानेंटली होते हैंगे। तो अगर सबसे पहले बात की जाए स्थायी सदस्य की, यानी कि अगर जो है इनमें से टोटल इनके 15 है ना, तो 15 में से अगर 9 सदस्यी देशों ने कह दिया कि किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए, ठीक है, तो वो जो है प्रस्ताव पारित हो जाएगा। लेकिन अगर उन 9 सदस्यी देशों में से अगर एक भी ऐसा सदस्य निकल गया जिसके पास वीटो पावर प्राप्त है और उसने इस प्रस्ताव को पारित करने से रोक दिया, तो वो रुक जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब कौन कौन से मेंबर चुने जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया 5 जो होते हैं वो परमानेंटली होते हैं, 2 जो होते हैं वो एशिया से चुने जाते हैं, जो 3 होते हैं वो हर साल जो है अफ्रीका से चुने जाते हैं, जो 2 होते हैं वो लैटिन अमेरिका से चुने जाते हैं। ठीक है, और जो एक होता है वो
ईस्टर्न यूरोप से चुने जाते हैं और जो 2 होते हैं वो ईस्टर्न यूरोप और अदर कंट्रीज से चुने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे टोटल सदस्य देश होते हैं। तो 10 तो हो गए इनके फिक्स, और जो बाकी जो 10 हैं 5 तो इनके फिक्स हो गए, और जो बाकी 10 हैं इनका जो है अल्फ़ाबेटली होता है, यानी कि पहले ए से स्टार्ट होगा। तो ए नाम वाले जितने भी देश हैं पहले उनका चुनाव होता है। ठीक है, अगर वो चुनाव में जीत जाते हैं तो उनका इलेक्शन होता है, एक तरह से ये समझ लीजिए। तो ये इसमें आम सब जनरल असेंबली में इनका चुनाव होता है, और अगर ये जीत जाते हैं तो ये इन्हें जो है सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य ही अस्थायी सदस्य बना दिया जाता है। भारत जो है 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है। और मैं आपको बता दूं, जो भारत है वो एक अस्थायी सदस्य ही देश है। वो हालांकि वो जो है अब स्थायी सदस्य की जो सीट है उसको ही मांग कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा इतना। तो मैंने आपको बता दिया था ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस और रूस, ये जो है स्थायी सदस्य ही देश होंगे जिनके पास वीटो पावर प्राप्त हैगी। और जो अस्थायी सदस्य ही देश है इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्षों के लिए होता है। इनमें 10 मेंबर शामिल होते हैं, और इनका जो चुनाव होता है ये आम सभा यानी जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। इनका उद्देश्य सेम होता है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका उद्देश्य होता है कि शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और अनिवार्य निर्णय को घोषित करने का अधिकार इनके पास होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा इनके सभी अंगों के बारे में। ठीक है, तो ये था सिक्योरिटी काउंसिल के अंगों के बारे में। ठीक है, इसकी विशेषताओं के बारे में। और अभी हमने यूएनओ के जितने भी प्रमुख अंग हैं उन सभी के बारे में डिस्कस किया। आगे की वीडियो में हम जो है अन्य, जो कहा था ना मैं चैप्टर का नाम ही है इसके संगठन, यानी इसके अन्य जो संगठन है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए जो है ऐसी और भी वीडियोस लाने के लिए प्रेरित होते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।